हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करना गंभीर है। ये स्टेटमेंट दिया है नई दिल्ली में जो ई न्यायालय परियोजना की पहल है उसमें पुरस्कृत किए जा रहे लोगों को संबोधित करते हुए हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये बात बोली है। अब ये रिपोर्ट क्या है, देखिए, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो कोलेजियम नीति है उसके तहत जो दोबारा लिस्ट भेजी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उसमें जो बातें बोली गई वो एक खुफिया रिपोर्ट होती है और उसको जिस तरीके से सार्वजनिक कर दिया गया ये बेहद ही गंभीर माना जा रहा है मामला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुरक्षा से जुड़ी हुई होती हैं, इसको इस तरीके से सार्वजनिक करने पर जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि इनके इनपुट या रिपोर्ट सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है। खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी होते हैं उनका जो काम करने का ढंग होता है वो गोपनीय होता है, यानी वो गोपनीय तरीके से कार्य करते हैं। अगर इनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो फिर भविष्य में रिपोर्ट भेजने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि कोलेजियम जो व्यवस्था है और न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो किरण रिजिजू के पहले दिए गए बयान हैं उस पर जब प्रेस ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में भी उन्होंने स्थिति साफ की और कहा कि कोर्ट के फैसले और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों चीज़ें भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं। वह या कोई भी और कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। वह साफ करना चाहते हैं कि जब वह नियुक्तियों की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये प्रशासनिक मामले हैं और इनका न्यायिक आदेशों और फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। यानी जब वहाँ पर नियुक्तियों की बात होती है हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जब नियुक्ति की बात होती है तो वो प्रशासनिक बात होती है। वो कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए, ये इन्होंने क्लियर किया है। आगे इसमें एक यहाँ पर न्यूज़ दी गई है पैराग्राफ में कि मध्यस्थता बिल पर बजट सत्र में चर्चा की उम्मीद। अब ये मध्यस्थता बिल क्या है? देखिए, कोर्ट एक नियम लाना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक पायलट प्रोजेक्ट लाना चाह रहा है जिसमें जो जितने लंबित मामले होते हैं उसमें 25 से 30% तक मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ ज़मीनी माना जा सकता है, वाद विवाद वाले केस होते हैं और इन्हें एक मध्यस्थता के जरिए निपटान किया जा सकता है। यानी कि अगर इसमें जज चाहें और एक पैनल के माध्यम से इसका निपटान सिर्फ बातचीत से कराया जा सकता है। तो ऐसे मध्यस्थता बिल लाने के लिए कि यानी कि हर कोर्ट एक ऐसा पैनल बनाएगा जो मध्यस्थता कानून के तहत बना हुआ होगा और लोगों की समस्या का कोर्ट में पहुंचने के बाद मध्यस्थता से यानी कि बातचीत से ही हल कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो भी तेज चलेगी और लोगों का भी पैसा कम खर्च होगा और कोर्ट का समय भी बचेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी से परामर्श और सहयोग से ये सारे उपाय कर रही है और भविष्य में ऐसा कोई निर्णय देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अब यहाँ पर जैसे आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी खुफिया एजेंसी हैं। आईबी के बारे में आप जानते ही होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। सीबीआई के बारे में जानते होंगे आप। एनआईए के बारे में जानते हैं। रॉ के बारे में जानते होंगे। एनसीटीसी ये भी भारत की खुफिया एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र। वैसे ही एक है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जिसको हम NATGRID नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बोलते हैं। वैसे ही है एनसीआरबी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और एक है NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये कुछ खुफिया एजेंसी हैं भारत की। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब यहाँ पर है कि सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ये स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी ने। ये इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह और महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसको लेकर एक बयान दिया था जो सेना के मनोबल को गिराता है। हालांकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे।
जेएनयू परिसर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले कटी लाइट। अब ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जेएनयू परिसर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा कार्य होता रहता है जो सुर्खियों में बना रहता है। अब जेएनयू जो छात्र संघ है वो मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद, जिस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन लगा दिया है और यूट्यूब से और ट्विटर से बोला है उसके लिंक हटाने के लिए डॉक्यूमेंट्री को, उसका प्रसारण किया जाना था जेएनयू कैंपस के अंदर। वो डॉक्यूमेंट्री क्या थी? इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक तरीके से बनाया गया है डॉक्यूमेंट्री को, और इसमें गुजरात के 2002 दंगों को शामिल किया गया है। तो इसमें स्क्रीनिंग रखी गई थी, तो जब नहीं माना छात्र संघ तो स्क्रीनिंग रखी गई, उसके बाद फिर वहाँ की लाइट काट दी गई। अब जब लाइट काट दी गई तो यहाँ पर जो जेएनयू छात्र संघ है वो ये कह रहा है कि जब द कश्मीर फाइल्स दिखाई गई थी तब तो लाइट नहीं काटी गई थी, उसका भी विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। लेकिन जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, बीबीसी ने बनाई है उसको, जेएनयू ने नहीं बनाई है, तो फिर इस पर क्यों आपत्ति हो रही है? एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, संबंधित पंपलेट छापे गए थे इसको लेकर कि इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, इसको देखने के लिए आइए। इन सब के बावजूद भी, वहाँ पर लाइट कटने के बावजूद भी लोगों ने इसे लैपटॉप पर डाउनलोड करके देखा है। जेएनयू में हर चीज़ चर्चा में आ जाती है। जेएनयू क्या है? तो जेएनयू देखिए, जेएनयू की जो स्थापना है 1966 में हुई थी और कार्य पूरा करने लगा था ये 1969 में। जेएनयू में जितनी फ़ीस होती है वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है और यूनिवर्सिटी के मुकाबले अगर कहीं पर मान लीजिए 2.5 से 3 लाख फ़ीस है तो यहाँ पर बहुत ही कम, हज़ारों में यहाँ पर फ़ीस होती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत ने बनाया अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। अभी तक गूगल जो हम यूज़ करते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते थे, तो उससे क्या होता है कि जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो आपने गौर किया होगा कि कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो पहले से ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं, जिसे आप चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, और जब आप यूज़ करते हैं तो सारा जो आपका डेटा है वो गूगल के पास रहता है, जीपीएस के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से वो आप पर नज़र रखता है। अब जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस तैयार कर लिया गया है और इसे तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने, तो ये सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ओएस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बड़ी खासियत यह है कि यूज़र अपनी मर्जी से ऐप को सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। इतना ही नहीं, उसे किसी ऐप के इस्तेमाल के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ग्राहक अपनी मर्जी से किसी भी ऐप को सिस्टम से डिलीट भी कर सकते हैं। और अभी जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल का है, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। आगे इसमें एक न्यूज़ दिखाई जा रही है कि 7 देश जो हैं वो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो राज्य मंत्री हैं हमारे राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने बताया कि जो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टैक, दुनिया उसको मतलब अपनाने के लिए तैयार है और अगले जो महीने यानी फरवरी में जो अबू धाबी में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने वाला है उसमें इंडिया स्टैक पर सबका ध्यान होगा। दुनिया के जो 7 देश हैं भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेने के लिए तैयार भी हो गए हैं। भारत मुख्य रूप से आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन ऐप, जेम, जीएसटीएन जैसे डिजिटल इंफ्रा का सोल्यूशन दुनिया को देने जा रहा है। इसके काम को दुनिया भर ने देखा है और सराहा भी है। आप जानते होंगे कि यूपीआई जो अभी तक सिर्फ भूटान और नेपाल के साथ समझौता लागू हुआ है और अब आने वाले समय में हम ये समझौता श्रीलंका के साथ भी देख सकते हैं जहां पर यूपीआई इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से डिजी लॉकर होता है जहां पर सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, डीएल, पैन, ये सब तो मतलब एक डिजी लॉकर हो जाएगा जो सरकार ने जिसको मान्यता दे रखी है। आपको डॉक्यूमेंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं और आपको रोका जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल तौर पर दिखा सकते हैं। कोविन ऐप के बारे में भी आप जानते हैं, सबने अपना जो वैक्सीन लगवाई है वो कोविन ऐप से रजिस्टर्ड करके ही लगवाई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
युवाओं से बोले मोदी, खूब पढ़ें सफल लोगों की आत्मकथाएं। देखिए, देश भर से जो आए युवाओं को आमंत्रित किया गया था कि वो सेंट्रल हॉल में आएंगे सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। उसमें लगभग 30 युवा आए थे और उनसे बातचीत करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करी उनसे और अपने नेता को जानो, ये थीम रखी गई थी, जिसके तहत सेंट्रल हॉल में जितने भी युवा आए थे उन्होंने सांसदों और विधायकों से इसमें मुलाकात करी। इसमें प्रधानमंत्री आवास में फिर सबको बुलाया गया था, संवाद रखा गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे हो गए हैं आपको एक दूसरे के साथ रहते हुए, तो आपने अपने आसपास लोगों को कितना जाना, उनके बारे में कितना जाना, वो कैसे यहाँ पर पहुँचे, वो क्या करते हैं, इन सब बातों को उन्होंने बोला कि इन सब बातों से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं और अगर आप सफल लोग की आत्मकथा पढ़ेंगे तो वो वाकई में आपको मोटिवेट करेंगी। और ये सच भी है, अगर आप जितने मोटिवेशन चाहते हैं अपने अंदर तो आप सफल लोगों का इंटरव्यू देखिए या फिर उनकी आत्मकथा पढ़िए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो जितने भी सिलेक्टेड होते हैं लोग, उनके इंटरव्यू देखिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। और एक चीज़ कॉमन मिलती है, वो होती है रिवीजन। कोई भी सक्सेस पर्सन होता है वो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं 26 जनवरी पर आने वाले, आ भी गए हैं। उन्होंने उनके साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है उसमें रुपए में कारोबार की पेशकश कर सकते हैं मोदी, यानी कि जो आपसी व्यापार होगा वो रुपए में किया जाएगा। आपको पता होगा कि जो मिस्र की माली हालत है वो ठीक नहीं है और मिस्र भी चाहेगा कि वो भारत के साथ आयात निर्यात को लेकर कई समझौते करे जिससे उसकी स्थिति, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधर सके। मिस्र के जो राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हैं वो बुधवार को द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे और ये जो मीटिंग होने वाली है वो हैदराबाद हाउस में होगी। दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार की पेशकश हो सकती है। मिस्र की माली हालत खराब है, जैसा मैंने आपको बताया, उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। जब विदेशी मुद्रा भंडार घटता है तो इसका मतलब स्थिति खराब है, यानी आपके पास रिजर्व पैसे ही नहीं हैं दूसरे देशों से कुछ खरीदने के लिए। और जितना ज़्यादा आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा होगा, इसका मतलब आपके पास इतना स्टॉक है कि आप तत्काल पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हैं। मोदी और अल सीसी के बीच द्विपक्षीय कारोबार के साथ हर रक्षा क्षेत्र में सहयोग प्रगाढ़ करने पर भी बात होगी। अल सीसी 24 जनवरी को इंडिया में आ चुके हैं। 25 जनवरी की सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय स्वागत किया जाएगा। एस जयशंकर से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक मीटिंग है। उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तकरीबन आधा दर्जन यानी लगभग 6 समझौते होने की उम्मीद है। शीर्ष स्तरीय बैठक के बाद जारी होने वाला जो बयान है वो भी बहुत व्यापक होगा। एक तरीके से दोनों देशों के भावी रिश्तों का एक रोड मैप बनेगा। भारत के लिए मिस्र के साथ कारोबार बढ़ाना बहुत अहम है। इसी वजह से मिस्र कई देशों के साथ पहले ही मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। भारत की कोशिश है कि मिस्र के जरिए वह इसके जो साझेदार देश हैं या फिर जो इनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी द्विपक्षीय कारोबार बढ़ा सके। अगर हम बात करें 2000, देखिए यहां पर दिया गया है 2021-22 के दौरान इनके बीच यानी भारत और मिस्र के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 7.26 अरब डॉलर का था, जो एक वर्ष पहले के मुकाबले 75% ज़्यादा है। यानी पहले ये था 3.74 अरब डॉलर था। दोनों देशों ने वर्ष 2026-27 तक 12 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य इसमें रखा है। भारतीय कंपनियों ने मिस्र में 3.3 अरब डॉलर का निवेश भी कर रखा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि जो मिस्र है वे स्वेज नहर का विस्तार कर रही है और उसके स्वेज नहर के आसपास वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कारोबारी चीज़ें करने वाली है, यानी कि रणनीति बना रही है और आर्थिक क्षेत्र डेवलप कर रही है। तो भारत ये चाहता है कि ये जितने भी आर्थिक क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं उसमें इंडिया भी निवेश करे, तो उसमें भी समझौते हो सकते हैं और ये भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि उन करीबी देशों में भी यानी मिस्र के करीबी देश और पड़ोस में भी भारत अपना दबदबा बना पाएगा।
ये भी जान लीजिए कि जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि हैं और पहले ये सेना प्रमुख थे और ये 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति बने थे और जो काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रपति इससे पहले जो रहे थे उनको हटाकर ये राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। G20 की बैठक के रंग में रंगेंगे देश भर के विश्वविद्यालय। अब G20 की जो मेजबानी भारत को मिली है उसमें सिर्फ कुछ बैठकें या चर्चाओं तक ही सीमित न रखने का विचार आगे बढ़ गया है। इसलिए शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने एक अहम पहल की है जिसके तहत छात्रों को G20 की गतिविधियों से जोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से एक अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें देश भर के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाएगा। देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख को इसके बारे में एडवाइजरी जारी भी कर दी गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर पूरी तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके मुताबिक इस पहल का उद्देश्य साल भर चलने वाली जो G20 की बैठकों का आयोजन है उससे विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ना है। इसके जरिए हम देश के युवाओं को सांस्कृतिक और राजदूत के रूप में पेश कर सकते हैं ताकि G20 के देशों के साथ हमारे संबंध लंबे समय तक अच्छे बने रहें। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीय सेना ने 130 अत्याधुनिक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे कि बॉर्डर पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कैमरा बहुत जूम नहीं हो पाता है, पहाड़ों के पीछे या जो चोटी होती हैं उनके पीछे आतंकी छुप जाते हैं जिनकी देख रेख बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए ही ड्रोन खरीदा जा रहा है और ये जो ड्रोन होंगे वो अत्याधुनिक होंगे और इसमें आप हथियारों को भी ले जा सकते हैं या जो ऐसे इलाकों पर अगर मान लीजिए सेना हमारी टुकड़ी फंस भी गई है तो उनको भोजन इत्यादि भी इन ड्रोन से पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ड्रोन खरीदने की इसमें शुरुआत कर दी गई है इंडियन आर्मी द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है सड़कों में सुधार के फोटो और वीडियो प्रमाण जरूरी। अभी तक क्या होता था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें जो डाइवर्जन होते थे या फिर गड्ढे होते थे काम चलाऊ बना दिए जाते थे, ठीक है चल रहा है, एक्सीडेंट होते थे तो माफ़ी मांग ली जाती थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। सभी एजेंसियों ने पिछले दिनों बनाए गए एक्शन प्लान के अनुसार सभी राजमार्गों का रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में खतरनाक और जोखिम वाले हिस्सों के लिए दो तरह के उपचार किए जाने हैं, एक तात्कालिक और दूसरा दीर्घकालिक। मंत्रालय ऐसे स्थानों को स्थायी तौर पर दुरुस्त करने पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि आज जारी किया जाएगा देश का पहला ग्रीन बॉन्ड। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? देखिए ग्रीन बॉन्ड जो होगा वो आप जब लेंगे तो उसके लिए सरकार आपको अच्छा खासा ब्याज देगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो सरकार है वो 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। इसके लिए उसे फंड की ज़रूरत है और फंड इतना है नहीं गवर्नमेंट के पास, इसलिए वो बॉन्ड जारी करेगी जिसे हम और आप खरीद सकते हैं और उस पर हमें ब्याज मिलेगा। यानी पैसे तो हमने दे दिए गवर्नमेंट को और उस पर ब्याज दिया जाएगा। तो ये अच्छी पहल मानी जा सकती है। इक्विटी में ये माना जा रहा है कि हो सकता है बॉन्ड जारी, और देश का पहला ग्रीन बॉन्ड बुधवार को जारी होगा। सफलता असफलता बहुत हद तक यह तय करेगी कि जो देश को 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया उसे पा पाते हैं या नहीं। आरबीआई 2 चरणों में 16,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स यानी पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सुविधा जुटाने वाला वित्तीय पत्र यानी बॉन्ड जारी करेगा, जिसमें पहले चरण में 8,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सरकार की तरफ से गठित समिति यह तय करेगी कि इन बॉन्ड से हासिल राशि इस्तेमाल किन किन परियोजनाओं में किया जाएगा। आरबीआई के साथ ही वित्त मंत्रालय भी इस निर्गम पर काफ़ी पैनी नज़र रखने वाला है। इसमें निवेश के प्रति घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की रुचि और उनकी साझेदारी के आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है और अगर ऐसा बॉन्ड आता है तो आप भी इसको ले सकते हैं। अगर आप
शेयर मार्केट या इत्यादि में कुछ थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि बॉन्ड वगैरह कैसे लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कैपिटल गेन टैक्स की दर में बदलाव की उम्मीद। कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? देखिए, जो जिनके पास डीमैट अकाउंट है वो जानते होंगे, जो शेयर मार्केट करते हैं, कि जो साल भर में आप जितना ट्रेडिंग से लाभ कमाते हैं उस पर जो टैक्स दिया जाता है वो होता है कैपिटल गेन टैक्स, जो अभी 30% है। अब सरकार ये कह रही है कि जो ये टैक्स है ये इतना ज़्यादा है, इससे छोटे निवेशक अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हालांकि जब 8.5 करोड़ डीमैट अकाउंट अचानक से खुले हैं तो सरकार का ध्यान इसकी तरफ गया है कि जो निवेश अभी छोटे छोटे तौर पर आ रहा है, अगर हम इस 30% दर को 25 या और थोड़ा सा कम कर दें, 22 कर दें, तो जो छोटे निवेशक हैं जो अभी तक मान लीजिए 25 या 30 हज़ार रुपये लगाते हैं, और तो वो संभवतः 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इस बजट में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसे कम किया जा सकता है। आई होप आप कैपिटल गेन टैक्स समझ गए होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दोनों देशों को स्वीकार्य चीज़ों पर दे रहे हैं ध्यान। अब देखिए, जो ब्रिटेन के साथ FTA होने वाला है उस पर 2 तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। पहला ध्यान दिया जा रहा है कि संवेदनशील मुद्दों को लेकर चर्चा में कोई बाधा ना आए और जो चीज़ें स्वीकार योग्य हैं उसको जल्दी ही स्वीकार कर लिया जाए। तो ये दोनों ही बातें ध्यान में रखकर ही FTA पर बातचीत चल रही है। और ये जितनी बातें हैं ये बोली हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने ये भी बोला, जब प्रेस ने उनसे ये पूछा कि जो छात्र वीज़ा है उस पर क्यों नहीं कोई बात हुई, तो उन्होंने जवाब दिया कि FTA में कभी भी छात्र वीज़ा हिस्सा नहीं होता है। FTA का छात्र वीज़ा से कोई रोल नहीं होता है, चाहे भारत ब्रिटेन के साथ करे, जर्मनी के साथ करे, ऑस्ट्रेलिया के साथ करे या फिर संयुक्त अरब अमीरात के साथ करे। आगे उन्होंने बताया कि जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार है वो 2020-21 में 13.2 अरब डॉलर की तुलना में 2021-22 में 17.5 अरब डॉलर हो गया। और 2021-22 में भारत का जो निर्यात है वो 10.5 अरब डॉलर था, जबकि आयात 7 अरब डॉलर था। यानी उन्होंने ब्रिटेन से चीज़ें ली 7 अरब डॉलर की और निर्यात किया 10.5 अरब डॉलर का। तो ये भी अच्छा माना जा सकता है। समझौता वार्ता के जो प्रभारी हैं ब्रिटेन की तरफ से वो हैं व्यापार मंत्री केमी बेडनोच। उन्होंने कहा कि इस साल व्यापार समझौता होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें भारतीयों के लिए मुफ्त आवाजाही वीज़ा प्रस्तावों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। यानी उन्होंने इसको क्लियर कर दिया है, तभी प्रेस ने ये क्वेश्चन पीयूष गोयल से पूछा था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। अमेरिका ने फिर से क्लियर कर दिया है कि जो कश्मीर मामला है वो भारत और पाक का है और यही दोनों उसको सुलझाएंगे। अमेरिका ने जो पाकिस्तान हमेशा से गुजारिश करता रहता है अमेरिका से कि इस पर हस्तक्षेप करे, तो अमेरिका ने भी क्लियर कर दिया है। और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जो हैं नेड प्राइस, उन्होंने सोमवार को नियमित प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तान के पत्रकार द्वारा PM शहबाज शरीफ द्वारा हाल में भारत के साथ शांति वार्ता की मांग वाली टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात बोली है कि ये उनका आंतरिक मामला है और ये दोनों ही उसमें सक्षम हैं और बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। चलिए, अमेरिका में नए रोजगार को जूझ रहे लाखों भारतीय IT पेशेवर। देखिए, अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों में हाल में बड़े पैमाने पर छटनी की है। उसके बाद लाखों भारतीय पेशेवर बेरोजगार हो गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पेशेवर पर इस बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। भारतीय पेशेवर अमेरिका में रहने के लिए अपने कामकाजी वीज़ा के तयशुदा अवधि के अंदर नया रोजगार पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये सारी बातें सामने आई हैं। अब देखिए, दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। करीब 9,000 कंटेनर बंदरगाहों पर इसलिए हैं क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। जब पेमेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उनकी डिलीवरी नहीं होगी।
और इससे सप्लाई चेन भी बाधित होगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल अखबार के अनुसार डॉलर की कमी के चलते आयातकों के कंटेनर फंस गए हैं, जबकि दूसरी ओर शिपिंग कंपनियां धमकी दे रही हैं कि अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो पाकिस्तान को दी जाने वाली अपनी सारी सेवाएं रोक देंगे। अब केंद्रीय बैंक के पास केवल 4.4 अरब डॉलर रिजर्व में है, जो सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लिए पर्याप्त है। और रिपोर्ट में आपने इससे पहले भी देखा होगा कि वहाँ पर जो आटा है वो 85 से 90 रुपए किलो चल रहा है। तो जो गरीब तबका है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता होगा वो आप समझ सकते हैं। नाटो प्रमुख का पश्चिमी देशों से यूक्रेन को टैंक भेजने का आग्रह। देखिए, नाटो के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और जो पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन को लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी जो थोड़ा सा पीछे सा हट रहा था उस पर भी अब दबाव बना और लेपर्ड टैंक देने का दबाव उस पर लगातार बन रहा है। और 2.3 अरब डॉलर की जो सहायता दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसका जिक्र इसमें किया गया है। बताया गया है कि यूक्रेन को किसी भी हालत में हारने नहीं देना चाहती है नाटो, क्योंकि नाटो में शामिल होने वाला था यूक्रेन और इसी वजह से रूस ने उस पर हमला किया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया कि तुम नाटो में शामिल नहीं होगे। इसीलिए ही ये युद्ध चल रहा है। अब जब यूक्रेन इतना आगे बढ़ गया है, रूस मानने को तैयार नहीं है, युद्ध रोकने को तैयार नहीं है, तो फिर नाटो का सहयोग करना यूक्रेन को स्वाभाविक है और उसी के तहत हथियारों की सप्लाई की जाती है और फंड दिया जाता है। नाटो महासचिव जर्मनी के नए रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से अलग से बात कर रहे थे। बोरिस ने कहा कि उनकी सरकार टैंक को लेकर जल्द निर्णय लेगी। जर्मनी की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी लेपर्ड टैंक देने के खिलाफ है। वह ऐसा कर रूस को उकसाना नहीं चाहती है। जर्मन रक्षा सूत्रों ने बताया कि पोलैंड ने जर्मन सरकार से यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2A4 टैंक की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। यानी जर्मनी कहीं ना कहीं रूस की तरफ झुक रहा है। चलिए, तो ये आज का 25 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।